नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गोस्वामी। मित्रों, इस समय मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज का मैं कहूँगा एक सिरताज है। यहाँ का कला का एक केंद्र है, कला बिंदु है इलाहाबाद संग्रहालय। जय मित्रों, इलाहाबाद संग्रहालय में आकर के आप प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की कलाकृतियाँ देख पाएंगे। जी हाँ मित्रों, इन्हीं कलाकृतियों को देखते देखते आज हम मिल पाए हैं डॉक्टर नगीना राम से। मित्रों, डॉक्टर नगीना राम एक उत्कृष्ट मूर्तिकार हैं और बहुत पहले से इन्होंने मूर्ति कला में काम करना शुरू किया था और आज यहाँ पर इलाहाबाद संग्रहालय में कार्यरत हैं। मित्रों, मूर्तियाँ हम तो हर जगह देखते हैं, लेकिन इन मूर्तियों में प्राण डालने का काम कोई कोई कर पाता है। मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय में कुछ कलाकृतियों, जो विशेष कलाकृतियां, उनको देखा, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता में देखा, इलाहाबाद संग्रहालय में भी देखा। भविष्य की बात यह है और चिंता करने वाला विषय भी है कि अगर इन कलाकृतियों की प्रतिलिपियां बन पाए, ताकि भविष्य में अगर कोई इन कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा पाए या किसी तरीके से क्षरण इन मूर्तियों में हो, तो उनकी प्रतिलिपि जनता को, या हम कहेंगे कि एक आम नागरिक को देखने को मिले, ये बड़ी बात है। इन्हीं प्रतिलिपियों को बनाने का काम कर रहे हैं नगीना राम जी। तो मित्रों, आइए हम सीधे बिना रुके हुए आपसे मुखातिब करवाते हैं मूर्तिकार, प्रयागराज में काम कर रहे हैं मूर्तिकार नगीना राम। नमस्कार सर। सर, मैं प्रयागराज में जब भी इलाहाबाद संग्रहालय में आता हूँ, ये बीच की जो दीर्घा है, कहेंगे कि ये जो, इसको आप क्या बोलेंगे, आंगन जो है, हाँ आंगन। तो इस आंगन में कोई भी, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी जो आगंतुक आता है तो उसका ध्यान कुछ प्रतिलिपियों पर पड़ता है। जैसे कि हमने एक देखा महेश की मूर्ति है जो एलिफेंट है। प्रतिलिपियां बनाने का काम कैसे आपके विचार में आया, कैसे मन में आया, इसका आपने कैसे विचार किया? सर ये तो पहले हमारी नौकरी ही है जी कि इनको हमको कॉपी करने का ही एग्जाम में लिखा हुआ है कि आप अनुकृतियाँ ही बनाएंगे। मैं तो शुरू में, मैं तो आर्टिस्ट था कि लखनऊ विश्वविद्यालय से BFA किया अवतार सिंह परमार के और मोहम्मद हनीफ सर के अंडर में। फिर MFA हमने प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के अंडर में किया और मैं साथ में लतिका कट सर के मैडम के अंदर 4 साल वर्क किया। उसके बाद 1992 में मेरा यहाँ जॉब हो गई। जब BFA हम कर रहे थे, MFA कर रहे थे, हमें फर्स्ट ईयर करने के बाद वहाँ हमारा नेट भी हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ था। उसके बाद मेरे यहाँ जॉब हो गई। तो जॉब होने के बाद मैं, हमारा वहाँ नौकरी, पढ़ाई बाकी थी, तो रात को मैं वहाँ पढ़ता था, दिन में यहाँ काम करता था। तो 1-2 साल तो मेरा ऐसा चलता रहा कि बनारस और इलाहाबाद। और मैं अनुकृतियाँ जो भी आपको देख रहे हैं ओरिजिनल कॉपी, उसको हमको डिक्टो कॉपी करना होता है। कभी रबड़ से मोल्ड लेकर, कभी सामने उसके बैठ कर करना रहता है। हमारे देश में बहुत कम लोग रह गए हैं, जैसे अपने यूपी में तो खत्म हो गया है, जैसे मथुरा हुआ। मैं इस मुद्दे पर थोड़ा बाद में बात करूंगा। हाँ। सबसे पहले मैं आपके आरंभिक जीवन के बारे में सवाल करना चाहूँगा। कुछ बताइए कि कैसे, जैसे मैं चूंकि लिखने का काम करता हूँ, बहुत सारे कलाकारों के हमने काम किया है, कोई एक ऐसा प्रभाव होता है या फैक्टर, जिसे कोई अपने दादी से प्रेरित हुआ तो कोई अपनी माँ से, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप मूर्तिकार की तरफ? सर मैं जो गांव से था, बनारस से मेरा कुछ दूरी पर 40-45 किलोमीटर गांव मेरा है। वहाँ लोग किसान लोग हैं, हलोल बनाते हैं। हमारे पिताजी भी थोड़ा आर्टिस्ट थे और हमारे छोटे बड़े भाई लखनऊ में जो कंजर्वेशन सेक्शन है, गाँव कहाँ है? ग्राम दरियापुर, पोस्ट रामगढ़ जी। आप चंदौली में पहले बनारस था। अच्छा, चंदौली। हाँ, जो बाबा किनाराम धाम एक है जो बहुत अपने इधर पूर्वांचल फेमस। चंदौली की पहले बनारस का हिस्सा हुआ करता था। तो कब जन्म हुआ आपका? 98 में हुआ मेरा। अच्छा, 98। अरे 1968। अच्छा, 1968। हाँ। अच्छा, 1968 में। मैं इसके बाद फिर लखनऊ, इंटर करने के बाद लखनऊ गया। इंटर कहाँ से किया आपने? हम तो बाबा किनाराम इंटर कॉलेज रामगढ़ से के बाद हाई स्कूल किया। उसके बाद वहाँ वाल्मीकि इंटर कॉलेज बनुआ है, बनारस और चंदौली के बीच में एक घाट है, उसके ठीक उस पर है वहाँ पे। तो वहाँ से मैं लखनऊ आया, भाई जी के पॉलिटेक्निक के लिए। अच्छा, पॉलिटेक्निक विज्ञान के छात्र थे जी। तो मैं पॉलिटेक्निक करने के लिए गया था लखनऊ। तो मेरा एडमिशन भी पॉलिटेक्निक में हो गया था, भीमराव अम्बेडकर जो पॉलिटेक्निक नहीं है, लखनऊ में।
तो फिर हमने हमारे बड़े भाई के साथ पवार अवतार सिंह पवार के भांजे रमन सिंह और शिवबालक जी थे हमारे सीनियर जो शिव बालक जी तो आज उसी एनआरसी में नौकरी करते थे। जी जी तो उन्हीं लोगों ने मेरा कहा नहीं यार वो तो 2 साल का है, चलो हम तुमको माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिव बालक जो दर्शक मुझे देख पा रहे हैं या हमारे इंटरव्यू को सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं शिव बालक जी एक अच्छे मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन दर्शकों इस समय वो कैंसर से जूझ रहे हैं। और एक बार मुझे फ़ोन भी उन्होंने किया, चूँकि मैंने भी उन्हें 5,000 रुपये डोनेट किया एक कलाकार की हैसियत से। मतलब जो मेरी भावना थी, मैं तो ज़्यादा मदद करना चाह रहा था उनकी, लेकिन अपने हैसियत के हिसाब से मैंने 5,000 रुपये उन्हें डोनेट किया। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बहुत बहुत इसके लिए आभार प्रकट किया। तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है शिव बालक सर जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सबके बीच फिर से आएँ। और हमें भी बड़ा इंतज़ार है उनकी प्रदर्शनी को देखने की, और सारे लोग मिल कर के जाएंगे। तो हाँ सर, आप आगे अपनी बात करें। फिर शिव बालक जी और रमन सर हमारे जो सीनियर थे इस समय, उन्होंने हमारा ही फार्म भराया। हमको मालूम नहीं था कि आर्ट कॉलेज कहाँ है, तो मुझे फार्म भरने के बाद एग्जाम देने के लिए ले गए वहाँ पे दोनों लोग। मैं एग्जाम दिया और पास भी हो गए वहाँ पर। तो BFA हमारा 5 साल का पहले था। तो 5 साल करने के बाद फिर हमारे पवार सर के साथ रात तक हम लोग 24 घंटा उस समय आर्ट कॉलेज खुला रहता था। ये नहीं कि हम लोग इस समय जैसे पढ़ाई जैसे अवतार सिंह पवार बहुत अच्छे मूर्तिकार और चित्रकार भी रहे। वॉश में सुजाता उनकी पेंटिंग है काफी अच्छी है, वॉश में। तो उनके साथ हम लोग रात दिन काम करते थे। हनीफ सर के अंदर में मैंने फिर अपना रिसर्च मोहम्मद हनीफ सर के बारे में मैंने सुना है, हालांकि बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिला। क्या उनके बारे में कुछ, क्या आपकी मेमोरीज है यादें? वो जो इतना बहुत पोर्ट्रेट इतना जितना अच्छा है, इतना अच्छा था कि उनका वर्क अकादमी में रखा, अरे इसमें लखनऊ म्यूजियम में कुछ रखा हुआ काम उनका। अच्छा। और उनका अंतर्राष्ट्रीय काम था, कोई काम रुकता ही नहीं, रियलिस्टिक काम करते थे, एकदम मास्टर वर्क। पोर्ट्रेटों से अगर कभी पवार सर भी फंस जाते थे पोर्ट्रेट, तो उनके बुला पूछते थे इतना लेक्चरर होके रह गए मोह में ही काम सर इतना। मतलब अब इनके सीजन पात्रा के बाद जो करने वाले थे वो थे। उसके बाद उनके अंडर में मैं स्कॉलरशिप कल्चरल करके उसके बाद यहाँ लखनऊ BHU में कर सर के अंडर में हमको मिला। BHU में कब आप आए? 1990-91 में आए। अच्छा, जो हाई जैक हुआ था। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आए। तो जो लखनऊ में आपके गुरु रहे, उन गुरुओं में से सबसे ज्यादा आप किससे प्रभावित थे? मैं तो पवार सर से। तो क्या खास बात थी पवार में, क्या जो उनके काम के जो टेक्सचर जो काम करते हैं लोग बहुत चिकना करते हैं, उन्हें कभी चिकना कर दीजिए तो इतना गुस्सा जाते थे आपको। कहते थे कि जाके पान की दुकान खोल लो, तुम आर्टिस्ट बन चुके। अरे इतना गुस्सा आ जाते, काम को फिर तोड़ हो गया तो फिर देखना नहीं चाहते थे। उनका पैच वर्क जो होता है, पैच वर्क बोलते हैं ना, कि ये हथेली से कुछ भी आप निकालना है तो इससे निकाल देते थे आपको पोर्ट्रेट। अच्छा। हाँ। उनके इतने खासियत मतलब बहुत स्वभावतः उच्च अंकन करने का आपका देखना था। हाथी पार्क लखनऊ में जो हाथी लगी उन्हीं की है। अच्छा, बुद्धा उन्हीं का है। अच्छा। लखनऊ म्यूजियम में आप देखेंगे जितना ये सफेरा है और कई और आकाशवाणी में उनका हारमोनियम बजाते हुए, गिटार बजाते हुए उनकी कलाकृति वहाँ पे। और नेशनल में जो उनका जो नेशनल अवार्ड मिला था उनका लड़ता हुआ मुर्गा। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइट कॉक है ना, बहुत बड़ी। तो सर ये बताइए, चूंकि लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्यालय है, 1911 में स्थापित हुआ, तो जब आप लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहे थे उस दौरान वहाँ का क्या माहौल था? चूंकि हम लोग इस पीढ़ी के लोग हैं, तो क्या मेमोरी है, क्या स्मृतियाँ हैं आपकी उस दौर की? उस समय सर इतना की राजनीति नहीं थी। अच्छा। गुरु और शिष्य को पता नहीं चलता कि कौन गुरु है कौन से, एक साथ रहते थे। खाने पीने से लेके हर काम करने तक हमेशा काम करना रहता था। कि हम जब नेशनल में सिलेक्शन हुआ तो जय किशन अग्रवाल जी हमारे आगे गले मिल गए थे। अरे वाह, तो सतीश चंद्रा सर थे, उनको अवार्ड मिला था, हमारा सिलेक्शन था उस समय। तो सबसे छोटे उम्र के मैं था उस समय, 1988 की बात कर रहा हूँ। तो आगे गले मिल गए और सभासी दी जय किशन अग्रवाल जी प्रिंसिपल साथ थे। अच्छा। तो इतनी दोस्ती जितना उस समय थे
वो आपके जितना सीनियर थे, जो अंग्रेजों के समय से अभी थे उस समय टीचर, तो हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। ये नहीं कि टीचिंग करेंगे तो हम टीचर हैं तो मित्रवत एकदम हम लोग बैठ के एकदम लंच कर रहे हैं, आगे काम कर रहे थे, आगे उसमें बैठ के काम सिखाते थे। ये था सर, और यही कारण है कि आप प्रभावित भी हैं उनसे। तो लखनऊ छोड़ करके आप फिर कहाँ पहुंचे? फिर मैं आपके BHU गए। अच्छा, BHU किस उद्देश्य आपके? MFA करने गए। अच्छा, MFA। और मेरा उस समय दुर्भाग्य कहिए या भाग्यशाली थे हम कि जैसे ही एग्जाम हम लोगों ने BFA के दिया, 3 विषय दिया, तब तक बंद हो गया का ये जो बाबरी मस्जिद वाला हो गया। अच्छा, 3 महीने 3 सब्जेक्ट हमारा 4 सब्जेक्ट हुआ ही नहीं था। मैं जून में परीक्षा दे चुका था BHU में। देने के बाद जब वहाँ का रिजल्ट आया जुलाई में, तो हमारा यहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ था, कहाँ से हमारा रिविजन होगा। जब हमने कहा प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल इनकार कर गए कि सर आपके बच्चा नहीं हो सकता, जब एग्जाम है तो मार्कशीट कैसे देख सकता हूँ आपका। तो हमने एक हमारे साथ आराधना श्रीवास्तव थी, एक कामता प्रसाद, उसके लेके BC के रूम में हम घुस गए डायरेक्ट। अच्छा, तो BC और रजिस्ट्रार प्राक्टर 3 में बैठे थे, कहें क्या बात है। हमने कहा मैं पहला स्टूडेंट BHU का हूँ, यहाँ लखनऊ आर्ट कॉलेज का BHU में एडमिशन हुआ है, पहले कोई हुआ ही नहीं था सर, टॉप में हूँ, क्या पहला नंबर है टॉप BHU का। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है। फिर आए अपना योगी सर प्रिंसिपल होने वाले थे, तो उनके पास आए, दिखाए क्या बात है। कहा सर एग्जाम ने कैसे कहा, इनका मार्कशीट बनाइए, जितना विषय वो मार्कशीट बनाइए। उन्होंने मार्कशीट बनाया, 3 सब्जेक्ट को भेजा वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में। BHU गए तो वहाँ पर इनकार कर गया रजिस्ट्रार का, डीन का रजिस्ट्रार में दिए, रजिस्ट्रार का हम कैसे कर सकते जब 3 ही विषय आपका, आप पूरा एग्जाम को चाहिए, 7 दिन का आपको टाइम चाहिए। मैंने यहाँ फिर लखनऊ आया, तो हमने फिर प्राक्टर और डीन से फिर कहा सर ऐसी बात है। उन्होंने ऐसा कहा कि 3 दिन के अंदर एग्जाम कराइए और इस लड़के का एडमिशन होना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम कराया, सब हमारे सामने प्राक्टर एग्जाम दे रहा है, रजिस्ट्रार और BC, हम एग्जाम दे रहे हैं। अब तुरंत हमारा एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनर भी आए हुए हैं, तुरंत हाथों से मार्कशीट बनी। एग्जाम होने के बाद 2 महीने के बाद रिजल्ट निकला, लोगों को मार्कशीट मिली। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मार्कशीट मिली, मैं वहाँ BHU लगी। क्या बात। तो उस समय BHU में कौन था वहाँ का हेड था हमारे थे बलबीर सिंह, प्रोफेसर बलबीर सिंह। अच्छा, बलबीर सिंह डीन भी थे उस समय। अच्छा, डीन। तो और वहाँ के स्टाफ में कौन कौन थे जिनसे आपने सीखा? 5 टीचर पांडे जी थे हमारे माइक्रो कास्टिंग के। अच्छा, गुप्ता जी सर, और आपका ये सिंह साहब नाम भूल रहे हैं, 4-5 लोगों के उसमें थे। बलबीर सिंह कट का काफी नाम है, बड़े ख्यात लब्ध पुरस्कार देश के, लेकिन अफसोस कि एक शाम वह निकले छात्रावास से जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनका आवास था, और फिर कभी लौटे नहीं सर। उनका पता है, हम लोग बहुत कोशिश किए। मैडम से भी हमारा भी बात होती है। अभी इंटरनेशनल एग्जीबिशन की थी, तो हमारा काम अपने इंडिया से खाली हम 3 लोग, विनोद सिंह का BHU से, लतिका कट्टी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी इंटरनेशनल की थी, जिसमें हमारा इंडिया से खाली हमारे पांड्या सर का काम था, बड़ौदा से। BHU से विनोद चंद्र सिंह का था, और मेरा काम और सब विदेशियों का था। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बलबीर सिंह कट, चूंकि मेरा जो रुझान है, आपने बलबीर सिंह कट का नाम ले लिया, तो मैं चाहूँगा कि उनकी मूर्तिकला के बारे में कुछ आप बताइए, क्या कुछ विशेषता रही? विशेषता तो सर, जैसे आप हम लोग आम आदमी छेनियाँ चलाता है ना, तो लगता है कि कोई ऐसे ही होता है, लेकिन उनकी जब छेनियाँ चलती थी तो म्यूजिक बनती थी। वाह, म्यूजिक एकदम, आप कोई भी खड़ा होता था तो देखता था, आके रुक जाता था, कहाँ म्यूजिक बन रही है। क्या बात। टक 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 3 बार बजी, फिर ऐसे छीनी गई। और एक कलाकार का जो हम कहेंगे उसकी जो प्राण है, उसका जो प्राण है वो कलाकृतियों में ही बसता है। एक रिदम, एकदम रिदम, और जो पहाड़ को जिन्होंने चट्टान काट काट के नेशनल अकादमी में कहीं लगे, जो कि आदमी असंभव कैसे लाते थे। बिल्कुल सही बात। तो उनकी एक कलाकृति मैंने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में नादेश्वर देखा होगा। जी 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 बिल्कुल। वही नागपुर में नादेश्वर आपके जो 40-50 फीट का पत्थर है। कई जगह मैंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी उनको देखा, ललित कला अकादमी के चौराहे पे आप देखेंगे उनकी कलाकृति है। बहरहाल, तो कैसे आप इलाहाबाद में आए, मतलब वर्तमान प्रयागराज? इसमें हमारे जब वांट निकला था, उसमें मॉडलर पोस्ट की, हम जानते नहीं कि नौकरी क्या होती है। नौकरी करने के ये कब की बात है? 1992। यहाँ से वांट निकली, मैं उस समय लंका पर था, BHU गेट पे कुछ फोटो स्टेट कराने गया था। उसमें पता एक हमारे राजेंद्र करके वहाँ लेक्चरर थे, इस बार का नहीं है, राजेंद्र कुमार जो पेंटिंग के थे,
तो उन्होंने कहा यार वांट निकले इलाहाबाद में। हमने कहा तब क्या भर दो। हमने कहा ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं, जो अखबार का जो पेपर निकलता है उसके नीचे कुछ सादा पेपर लिखा है, उसी को फाड़ा और उस पर एप्लीकेशन लिखा। आज भी हमारे पर्सनल फाइल में वही है। और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं 10 लड़के कम जनरल के थे और सब, जिसमें बनारस के भी थे, लखनऊ के भी थे और जगह के। आपका तो सिलेक्शन, मेरा एक पोस्ट थे तो मेरा सिलेक्शन हुआ। और हमारे शुरू से लेके आज तक एग्जाम ही होता रहता है। टेस्ट कोई भी डायरेक्टर रहता है तो मेरा एग्जाम ही लेता है, कोई ना कोई लेता है पूछने को कि कैसे मैं गंभीरता। मूर्तियों को तो आप लोगों ने भी दर्शकों खूब देखा होगा, लेकिन इन मूर्तियों की हूबहू प्रतिलिपियां या हम कहेंगे प्रतिकृतियां करना आसान नहीं होता। प्रकृति का कोई भी रूप हो, अगर उसे आप उतारते हैं तो उसके स्वभाव को, उसके भाव को सब कुछ उकेरना पड़ता है। उन्हें सफलतापूर्वक उकेरने का काम किया है नगीना राम सर ने। तो सर आप ये बताइए कि आप कैसे कुछ कर पाते। मैंने बहुत सारी कलाकृतियों, चाहे चामर धारणी हो या ग्वालियर की एक यक्षी जो बहुत ही, जिसे भारत की वीनस कहा जाता है, आपने इतना हूबहू जो उतारने का काम किया, कैसे कर पाते, कितना लगन और सर देखिए, दो माध्यम है। ये तो होता है कि सामने रखिए, उसको क्ले में बनाइए, फिर उसको प्लास्टर मोल्ड लीजिए, उसे साँचा बनाइए और कास्टिंग करके दीजिए। दूसरा होता है कि हमारा रबड़ होता है। ये दो तरह से, एक पकाने वाला रबड़ आता है, एक लिक्विड आता है। तो हम लोग लगभग लिक्विड रबड़ जो होता है उसी से काम करते हैं, जो अहमदाबाद से या पूना से लाते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जो ओरिजिनल मूर्ति होती है उसको उसके ऊपर तेल लगा करके या सनराइज पाउडर होता है, फिर हम रबड़ की 10-12 कोट करते हैं। रबड़ हमारा बहुत पतला आता है, एक कोट में सिल्की जो कपड़े होते हैं उस तरह से आप बड़े धैर्य का काम है। बहुत धैर्य का। जब 10-20 बार कोट करते रहते हैं और उसमें कोटिंग करने के बाद उसमें और वेब है तो उसमें काटन डालेंगे या स्पंज डालते हैं। उसके करने के बाद उसके ऊपर से फिर प्लास्टर का पेज का पिस मोल्ड करते हैं कि कहीं फंसे ना, घर फंसे ना। पिस मोल्ड करने के बाद फिर उसके ऊपर से मदर मोल्ड डालते हैं। मदर मोल्ड करने के बाद फिर मदर मोल्ड को खोलते हैं तो एक तरफ रखते हैं, उसमें जितना पिस मोल्ड होती है उसको भी सेट करते हैं। अच्छा। फिर रबड़ खींचते हैं, तो रबड़ को उसमें सेट करते हैं। फिर उसमें जो भी मटेरियल आपको डालना, प्लास्टर पेज हो, सीमेंट हो, चांदी सोना, कुछ भी ढलाई करना है मोम हो, तो उसमें ढलाई कर दीजिए, वही चीज डिक्टो आएगा। इस तरीके से आपकी जो प्रतिलिपि है तैयार हो जाती है, प्रतिकृति। तो मित्रों, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और नगीना राम सर इलाहाबाद के हम कहेंगे कि अच्छे मूर्तिकार हैं। हालांकि बड़ा अफसोस ये है कि अभी तक इनके काम के बारे में आपने कभी, मतलब वैसे नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन कहीं कुछ इकट्ठा आपने इनके जीवन के बारे में या इनके कलाकृति के बारे में या इनकी कला यात्रा के बारे में डिटेल पढ़ने को आपको नहीं मिला होगा। बहरहाल मैंने इसकी शुरुआत कर दी है और भविष्य में जो हमारी पुस्तक आने वाली है, भारतीय आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर खंड 3, उसमें मैं सर का नाम देना चाहूँगा। और बहुत सारी बातें हमसे वैसे भी सर से हो चुकी हैं इनकी कला के बारे में, या जो प्रतिकृतियाँ तैयार करने का ये काम करते हैं हूबहू, ये भी काफ़ी, मतलब एक धैर्य का काम तो है ही है, लेकिन बहुत ही मनमोहक काम है। उसे मैंने बखूबी देखा और इनकी कला को जाना, इनके व्यक्तित्व को पहचाना। तो कभी फिर मिलते हैं आपसे, तो नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। अरे